हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो हैं ग्रेविटेशनल वेव, फ्री फॉल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो ये सारे टॉपिक्स का आपके पास 10th क्लास में अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, बाकी डिटेल में हम इसको हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल वेव। तो ग्रेविटेशनल वेव समझने से पहले हम एक एक्टिविटी समझते हैं पहले। तो वो एक्टिविटी समझने के लिए आप इमेजिन करिए कि इफ यू हैव अ बेडशीट, आपके पास ये बेडशीट है। अगर आप इस तो ये बेडशीट थ्रेड से मिलके बनी होती है और ये थ्रेड्स कुछ ऐसे होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस में अरेंज्ड। वीविंग इनका ऐसा वीविंग रहता है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर हमने एक बड़ी सी बॉल, चलिए ये आयरन या किसी मेटल की बनी बॉल है, हमने इसके ऊपर बेडशीट के ऊपर रखी। तो जब हम बेडशीट के ऊपर ऐसे बॉल रखेंगे तो ये कैसा इंप्रेशन देगा? ये डिप्रेस हो जाएगा, इस वाले पार्ट से ये डिप्रेस हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ये धंस जाएगा बेडशीट। मतलब ये कैसे दिखाई देगा? ये बेडशीट अभी ऐसे दिखाई देगी। ये जो नीचे ये वाला पोर्शन था, ये इतना डिप्रेशन देगा, ये इतना डिप्रेस्ड हो जाएगा एंड ये इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट, और बाकी इसका ऐसे नीचे की तरफ ये जो बॉल है वो ऐसा डिप्रेशन देगा, ठीक है। अब फिर से एक बार हम इमेजिन करेंगे कि ये जो मेटल की ह्यूज बॉल थी, इसने इतना डीप इंप्रेशन दिया है। तो अगर हम यहाँ पे दो बहुत कम वेट की बॉल्स रखते हैं, सपोज यहाँ पे आपने एक छोटी सी बॉल रखी और यहाँ पे भी एक छोटी सी बॉल रखी, तो ये जो दोनों बॉल्स हैं ये भी अपना एक इंप्रेशन देंगी, बहुत छोटा छोटा सा डिप्रेशन देंगी, छोटा छोटा सा डिप्रेशन। मतलब ये कैसे दिखाई देगा कि दीज टू बॉल्स, स्मॉल बॉल्स, इनका बहुत छोटा डिप्रेशन है बेडशीट के ऊपर, और ये जो मेटल की बॉल थी ह्यूज, इसका एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है बेडशीट के ऊपर। अब हम इमेजिन करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मोशन में हैं, घूम रहे हैं ये ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी इन दोनों की इस पे फॉल हो जाने की? बहुत पॉसिबिलिटी होगी। मींस ये एक डिप्रेस्ड आपकी जगह है, ये यहाँ पे फॉल होने की इनकी पॉसिबिलिटी होगी। और जब ये फॉल हो जाएंगे और दोनों के दोनों ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के और मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में। तो जब आपके दो और मोर देन टू अगर आपकी बॉडीज जिनमें मास है वो मर्ज होती हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलीज ऑफ एनर्जी रिपल्स क्रिएट होते हैं। इसके आसपास क्या क्रिएट होंगे? ऐसे रिपल्स क्रिएट होंगे जैसे आप किसी वाटर बॉडी में अगर स्टोन थ्रो करते हो तो ऐसे रिपल्स बनते हैं, ऐसे ही रिपल्स क्रिएट होंगे स्पेस में, और उसको ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बॉल्स हैं, आप इनको इमेजिन करिए कि बहुत मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ये। तो क्या होगा? एंड अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर बेडशीट कैसे होगी आपका स्पेस में? तो यस, वहां पे भी एक ऐसे थ्रेड फैब्रिक होता है। कैसे थ्रेड्स हैं वो? यहाँ पे जैसे आपके कॉटन के थ्रेड्स हैं, तो स्पेस टाइम भी अपने आप में ये जो यूनिवर्स में बनता है, जिनमें ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमको दिखाई नहीं देता है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है या स्पेस की अगर हम बात करते हैं, तो स्पेस में जिस भी आपके जिस स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज, वो भी स्पेस एंड टाइम थ्रेड से मिलके बना होता है। तो एक फैब्रिक है जो टाइम एंड स्पेस थ्रेड से मिलके बना है। अब इनका जो मैसिवनेस है, अगर उसको हम देखें कि कितना मैसिव, कितना बड़ा है, तो यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूं कि अगर आप सन को इमेजिन करिए कि सन इज
स्पेस टाइम थ्रेड में है तो वो कितना डिप्रेशन दे सकता है। अभी सन के मास का तो आपको आइडिया है थोड़ा, तो सन अगर इतना डिप्रेशन देगा, ये सन है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार कितना मैसिव होगा वो हम उसके डिप्रेशन से आइडिया लगा सकते हैं। अगर वो न्यूट्रॉन स्टार है तो वो इतना डिप्रेशन देगा, ठीक है। ये इतना थ्रेड को इसने फैब्रिक को इसने इतना डिप्रेस किया। और ब्लैक होल्स का डिप्रेशन कितना होगा? ब्लैक होल्स में कितने हैवी हैं, आप ह्यूज, आप नीचे इतना डिप्रेशन इसका ले जा सकते हैं, इतना डिप्रेशन देगा। तो हम ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और सन के कितना मास है, उनमें कितने मैसिव हैं, उसका आइडिया इन डिप्रेशन से लगा सकते हैं। मैं यहां पे लिख लेती हूं, दिस इज सन, न्यूट्रॉन स्टार and this is black hole, ठीक है। तो हम कितना मैसिव है ऑब्जेक्ट, उसका आइडिया हम इस डिप्रेशन से लगा सकते हैं। तो चलिए हम फिर से आते हैं, अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बिकॉज दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। तो हम ग्रेविटेशनल वेव्स में आते हैं फिर से। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स और डिटेक्ट कब हुआ, एक्चुअल में ये क्या था वो समझेंगे थोड़ा सा। तो आइंस्टाइन ने 1916 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने बताया था कि अगर दो मैसिव बॉडीज टाइम स्पेस थ्रेड में रहते हैं और वो मोशन में है, तो एक टाइम आ सकता है ऐसा कि वो दोनों के दोनों कोलाइड हो जाएंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। वो ही एनर्जीज रिपल क्रिएट करेंगी विच वी कॉल ग्रेविटेशनल वेव। तो तब तक वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन 1974 में, 1974 में ये फर्स्ट प्रूफ आया सामने कि ये एग्जिस्ट करते हैं। मींस दो न्यूट्रॉन स्टार हैं, एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डिटेक्ट किए कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो इस तरीके से, ऐसे एक यहां पे है और अपने अपने स्पेस टाइम फैब्रिक में ये मोशन कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये कोलाइड होते हैं, क्लोज आते हैं एक दूसरे के और ये मर्ज हो जाते हैं। तो जब ये मर्ज होते हैं तो रिपल क्रिएट होती है, ऐसे रिपल क्रिएट होंगी और यही रिपल ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये मर्ज हो जाएगा यहां पे। अब ये वेव्स पूरे आपके स्पेस में ये रिपल क्रिएट होते हैं और ये सारे ऑब्जेक्ट्स को टच करते हुए क्रॉस होते हैं। तो ये अर्थ को भी टच करते हुए गया, लेकिन इतने दूर थे ये न्यूट्रॉन स्टार्स कि उसका जो इम्पैक्ट हमारी अर्थ पर, दैट वाज नेग्लिजिबल। तो वो अर्थ को फील नहीं हुआ। अगर फील होता या कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता तो बहुत बड़ा मिसहैपनिंग हो सकती थी। तो 1974 में ये डिटेक्ट हुआ कि यस देयर वर न्यूट्रॉन स्टार्स, जो कि आइंस्टाइन ने जैसे कहा था उसी सिचुएशन में एक दूसरे के पास हैं, ये क्लोज हैं। 215 सितंबर 14 में ये ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किया। किसने डिटेक्ट किया? लीगो ने डिटेक्ट किया। लीगो क्या है? लीगो एक आपका सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो दिस इज एन ऑब्जर्वेटरी जो कि ऑब्जर्व करती है इन सेंसिटिव वेव्स को। तो फाइनली जो आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था वो सच था, वो ऐसा हुआ है। और ये जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटेक्ट किया, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इस पे। तो इसका मीन्स नोबेल प्राइज आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी घटना थी, ठीक है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं या आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए और आप रीड करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ये वाला जो टॉपिक है ये आपके क्वेश्चंस नहीं बनते, इसके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। तो ये अपनी नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ के रख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल समझने से पहले हम एक एक्टिविटी समझेंगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं, आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसको आप होल्ड करके रखते हैं, देन विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट।
अभी इस ऑब्जेक्ट पे क्योंकि ये ड्रॉप नहीं हो रहा है नीचे, तो इस ऑब्जेक्ट में एक तो डाउनवर्ड फोर्स मींस इसको ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस हो रहा है, और एक जो हमने हाथ से होल्ड करके रखा है, एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और लेकिन इसको बैलेंस कर रहा है एक ऑपोजिट फोर्स। ठीक, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हैं, ऐसे मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो ऑब्जेक्ट रिलीज करने पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट में डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, और ये जो डाउनवर्ड फॉल है इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, वो हम समझेंगे। और इसको हम फ्री फॉल क्यों कहते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से हम फॉल करते हैं, इसको फ्री फॉल क्यों कहते हैं, तो ये सब हम समझेंगे। तो इतना तो अभी आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से और फॉल होता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड वो फॉल होता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। करेक्ट। तो ये जो अभी हमने देखा, दिस वाज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज फ्री फॉल। लिख लीजिए, whenever an object moves under the influence of the force of gravity, it is free fall. तो जब कोई ऑब्जेक्ट में फ्री फॉल होता है, तो फ्री फॉल होते इस समय कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, अभी आप समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के लिए कि यहाँ पे अगर आपने बॉल रखा है एंड दिस इज द पर्टिकुलर हाइट, और यहाँ से बॉल फॉल हो रहा है डाउनवर्ड, यहाँ पे आ गया, ये दिस इज ग्राउंड, तो यहां पे बॉल है। अब इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इन फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। और अभी यहां पे देखो, ये यू से हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u, और फाइनल वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो अब यहां पे तो वेलोसिटी 0 है, और जब फ्री फॉल होगा तो ये जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज होते जाएगी, ये वेलोसिटी इसकी इंक्रीज, दिस ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस इंक्रीज इन वेलोसिटी। इंक्रीज इन वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन v इज इक्वल टू a, इसको ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, ड्यूरिंग डाउनफॉल ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ए को हम यहां पे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। ठीक है, यहां पे जो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है वो हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल एक तो हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, और ये जो फ्री फॉल में इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, इंक्रीज इन वेलोसिटी जो होता है ये होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बिकॉज ऑफ स्मॉल जी होता है।
ठीक है। अब एक और क्या हम देखते हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल, हम फ्रिक्शन देखते हैं। जब जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है डाउनवर्ड तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है। कैसा फ्रिक्शन होता है? वो एयर फ्रिक्शन होता है। एयर को हम, सपोज ये एयर है, तो एयर क्योंकि फ्री फ्लो होता है एयर में, तो इसको भी हम फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं। इसको फ्लूइड की तरह हम ऑब्जेक्ट्स इसके थ्रू अगर ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज लाइट इन वेट, सपोज आप कोई फेदर है, लाइट वेटेड फेदर है कोई, ठीक है, आप इसको इसको आपने ड्रॉप किया किसी हाइट से, तो ये फेदर कैसे आएगा? इसको जो एयर इसको सराउंड कर रही है वो इसको पुश करके कभी इधर ले जाती है, फिर इधर ले जाती है, फिर इधर ले जाती है, एंड स्लोली स्लोली ये फॉल करता है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसे फॉल हो रहा है? ये स्लो फॉल हो रहा है। लेकिन फ्री फॉल में तो ऐसा नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड फॉल होता है, फ्री फॉल होता है, तो ये भी एक रूल है कि फ्री फॉल में जो जी का वैल्यू होगा, इट विल ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अर्थ। इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट को सेम टाइम में नीचे आना चाहिए। अगर आप एक सेम लेवल से उसको फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज ये बॉल फॉल किया, इस बॉल के साथ अगर हम किसी फेदर को भी फॉल करते या कोई बिट ऑफ पेपर लेते हैं हम उसको फॉल करते, तो दोनों के फॉल होने का टाइम एक ही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको डिफरेंट इसलिए देखते हैं, ये स्लोली इसलिए फॉल होता है क्योंकि यहाँ पे एयर कैसे बिहेव करती है, ये फ्लूइड की तरह बिहेव करती है, और अगर ऑब्जेक्ट लाइट है तो वो ज्यादा बायोंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू दिस एयर। नाउ व्हाट इज बायोंट फोर्स? बायोंट फोर्स, ये फ्लूइड एक्सपीरियंस करवाते हैं, बायोंसी एक्सपीरियंस करवाते हैं। ये क्या फोर्स है? ये एक अपवर्ड फोर्स है, ये एक अपवर्ड फोर्स है। इसको अप्लाई करते हैं फ्लूइड में। कैसे? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में मर्ज करते हैं या सबमर्ज करते हैं, तो वो फ्लूइड भी ऊपर की तरफ उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम कहते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। बायोंट फोर्स क्या है? दिस इज द अपवर्ड फोर्स, this is the upward force applied by the fluid on the object। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम इसमें मर्ज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट when it is put in or submerged in the fluid। तो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है बायोंसी, इसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं। दिस इज बायोंट फोर्स। नेक्स्ट फ्री फॉल का जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या है। अब जब फ्री फॉल होता है तो ये हमने देखा कि वेलोसिटी जीरो हो, जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन ए जो है वो जी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स देखे। एक और पॉइंट है इसमें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डाउन से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, और जो ये v का डायरेक्शन है और g का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम g के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टोन को, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो जहां यहाँ पे g का जो वैल्यू होगा उसमें यू विल पुट नेगेटिव साइन। यहाँ पे g नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशंस में आता है ये, क्योंकि इसके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो हो रहा है ना, तो इसमें जी पे हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे। तो एक ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक और हम देखेंगे इस यहाँ पे पॉइंट कि
जो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पे। तो फ्री फॉल में न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है जितनी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा। फर्स्ट वॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको चेंज करते हैं पहले। तो अभी हमने क्या देखा है, हमने देखा कि u 0 हो जाता है फ्री फॉल में और a g बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा gt और v इज इक्वल टू gt। तो फॉर फ्री फॉल फर्स्ट इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाती है। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट है, u इज इनिशियल वेलोसिटी। अगेन इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या है, अब s है, s को आप डिस्टेंस मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना लेके हम इसको वर्टिकल लेते हैं क्योंकि हम थ्रो कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में। तो s को हम h लेते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, प्लस हाफ ए जी हो जाता है जी टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पे भी यही होने वाला है, v स्क्वायर ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा प्लस 2gh। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको ये एक्सप्रेशन मिलता है फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। थर्ड इक्वेशन के लिए हमको ये एक्सप्रेशन मिलता है। तो जो फेदर एंड स्टोन वाला मैंने बताया था आपको, ये आप नेट पे भी देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये, कि अगर हम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करें जहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जहां पे एयर नहीं है, तो फेदर एंड कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में फॉल होता है। ठीक है, और ये अभी नहीं, इन 1590 गैलीलियो ने फेमस जो टावर है, लीनिंग टावर ऑफ पीजा, वहां से डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक यही एक्सपेरिमेंट। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मास के 2 ऑब्जेक्ट लिए और देखा कि वो सेम टाइम में फॉल हो रहे हैं ग्राउंड में। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले समझेंगे एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, दिस इज एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? Potential energy, it is a form of energy that an object possesses by virtue of its position. कोई ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा है, उस पोजीशन में होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो एनर्जी फील कर रहा है, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that an object possesses by virtue of its position। ठीक है, तो किस पोजीशन पे रखा है, इसलिए आप पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ते हो तो उसमें हाइट का रेफरेंस आता है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप की होती हैं। एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अभी इस टॉपिक में जो आपके इस चैप्टर में है, आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी जो हम समझेंगे वो समझेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो क्या एनर्जी वो ऑब्जेक्ट फील करता है या एक्सपीरियंस करवाता है। कैसे एक्सपीरियंस करवाएगा ऑब्जेक्ट? वो अपने इम्पैक्ट के थ्रू उसको एक्सप्रेस करता है,
कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसका डेफिनेशन लिखने से पहले, थोड़े से एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। या चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एनर्जी विद इन एन ऑब्जेक्ट, within an object when it is moved against the gravitational force of the earth। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी समझेंगे कैसे। हम अगेन एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं, वो इजी रहेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। एक ये डिपेंड करती है वेट पे ऑब्जेक्ट के, और एक ये डिपेंड करती है, मैं यहां पे लिख देती हूं, एक ये डिपेंड करती है हाइट पे। ठीक है, तो वेट के इंक्रीज होने पे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सेम वे अगर हम रेज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हाइट प्रोवाइड करते हैं, हाइट पे रखते हैं अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, समझते हैं हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से, सिंपल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पे हम वेट की बात कर रहे हैं कि वेट इंक्रीज करने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हम एक सरफेस लेते हैं। ये सरफेस क्या है? ये सेम हाइट पे है। सपोज ये सेम हाइट पे सरफेस है। यहां पे हमने एक बड़ा सा मेटल का बॉल या कोई बड़ी सी रॉक रखी है, और यहां पे एक छोटा सा बॉल रखी है या एक स्मॉल स्टोन रखा है। ठीक है, तो जब अब ये आप ऑब्जेक्ट को देख के आपको पता चल रहा है कि इसका वेट ज्यादा होगा और इसका वेट कम होगा। ठीक है, तो अगर ये ग्राउंड पे फॉल होगा जब, देन इट विल क्रिएट ह्यूज इम्पैक्ट, और ये अगर फॉल होगा तो ये क्या करेगा? ये ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। मतलब ये ग्राउंड को ब्रेक भी कर सकता है और ये इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा है और ये कम पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा। तो अब हाइट की बात करते हैं। अगर अगेन ये सरफेस है हमारा, हमने एक सेम वेट का ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, और एक हम रखते हैं यहां पे, हाइट पे रखते हैं, और इसको थोड़ा सा और हाइट प्रोवाइड कर सकते हो आप। ये सेम वेट का ऑब्जेक्ट है। तो यहां से जब ये फॉल करेगा तो इसका इंपैक्ट फिर क्या होगा? लेस होगा, और इसका इंपैक्ट क्या होगा? मोर होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे आपने एक वाटर की बकेट रखी है, तो आपको कैसा स्प्लैश आपको मिलेगा इससे? ये वाटर को ज्यादा स्प्लैश करेगा। इट विल कॉज मोर वाटर टू स्प्लैश आउट। और अगर यहां पे वाटर का बकेट है तो ये लेस करेगा। सेम वे इस कंडीशन में अगर यहां पे वाटर का बकेट है तो ये लेस स्प्लैश आउट करेगा वाटर को, और अगर यहां पे है तो इट विल स्प्लैश आउट मोर। तो यहां पे इट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट एंड इट विल क्रिएट लेस इम्पैक्ट। तो यहां पे आप दो चीजें देख रहे हैं। यहां पे आप पोजीशन देख रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब हाइट चेंज कर रहे हैं, और यहां पे वेट में चेंजेस आ रहे हैं। तो कैसे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फील हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे एक्वायर कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ये बिकॉज ऑफ हाइट एक्वायर कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके टेक्स्ट में जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, उसको देखते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके पास इसका फॉर्मूला है कि पोटेंशियल एनर्जी को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं -gm डिवाइडेड बाई r+h। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं, फॉर्मूला समझते हैं। बाकी डिटेल जो फॉर्मूला है वो अगेन आउट ऑफ स्कोप है आपके टेक्स्ट से, तो ये भी आपने डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ना है। यहां पे थोड़ा हम समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कि जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ, अब यहां पे सरफेस ऑफ द अर्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे कर रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे हम रखते हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को हम यहां से लेके इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं, मीन्स हम एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक
इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं। तो जब हम इसको यहां से और यहां तक मूव करवाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस कर रहा है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब इनफाइनाइट डिस्टेंस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करते हैं। बाय कन्वेंशन हम इसको जीरो मानते हैं। दिस इज एजम्पशन, एज्यूम करते हैं कि ये जीरो है पोटेंशियल एनर्जी। एंड सरफेस के ऊपर, हम अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस साइन के साथ लिखते हैं फॉर्मूला। अब आपको ये वेरिएबल्स हैं, ये तो आपको क्लियर होंगे। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पे जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल एम है ऑब्जेक्ट का मास। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। प्लस एच, मतलब यहां से और किसी पर्टिकुलर हाइट तक अगर आप रेस कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक, तो हम इसमें प्लस एच ऐड करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो इसके बाद जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी समझने से पहले हम रिलेशन देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी एंड हाइट का क्या रिलेशन होता है। मींस अगर आप एक बॉल को लें और आप उस बॉल को कितना एनर्जी से और कितना उसको आप इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो कितना हाइट को अटेंड करे। अगर ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी तो बॉल यहां से सपोज यहां इतना हाइट पे जा रहा है और आप और ज्यादा इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बॉल यहां से और ये हाइट, सर्टेन हाइट, इसका और हाइट बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहां पे लिख देती हूं। ये एक्सप्रेशन पढ़ते हैं हम प्लस 2as। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो कर रहे हैं, कुछ नॉन जीरो नंबर, हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया सपोज x मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जेक्ट यहां से इस हाइट तक, इसने इतना हाइट अटेंड किया, इतना हाइट इसने अटेंड किया। अब आप देखेंगे अगेन, ये सब हमने पढ़ा है पहले, प्रीवियस वीडियोस में देखा है हमने कि जब ये ऑब्जेक्ट अगेंस्ट आपका ग्रेविटेशनल पुल ऊपर की तरफ जाता है, मींस इसका जो g का वैल्यू होता है उस पर हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं क्योंकि ये g के अगेंस्ट जा रहा है। और यहां पे जाते जाते एक हाइट अटेंड करके जिसके बाद ये फॉल होने वाला है, वहां उस पॉइंट पे जाके जो v का वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है। मींस इस केस में इनिशियल वेलोसिटी एक नॉन जीरो नंबर है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, और जिस हाइट को ऑब्जेक्ट अटेंड करता है वहां पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, विच इज फाइनल वेलोसिटी। तो अब यहां पे जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसमें फ्री फॉल होता है, वो डाउनवर्ड फॉल होगा इसमें। तो ये सारे जितने एक्सप्रेशन है वो सब अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी v स्क्वायर, यहां से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं दूसरे पेन से लाइन खींच लेते हैं, ये सेपरेट है। ठीक है, तो जो v है यहां पे, इसने जो हाइट अटेंड किया, फाइनल वेलोसिटी इस केस में जीरो हो गई। u स्क्वायर प्लस 2, जो a है, a इज g नाउ, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो a को रिप्लेस करके हम g लिखेंगे, एंड s को आप s भी रख सकते हो, आप h भी ले सकते हो, हाइट भी ले सकते हैं। और यहां पे ये जो g का वैल्यू होगी, g की वैल्यू माइनस होगी, यहां पे ये वैल्यू माइनस होगी। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे माइनस का साइन पुट कर देते हैं, यहां पे प्लस 2 माइनस जी एच, ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को फर्दर अगर हम देखें तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमको हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में इसको लेना है, तो हम लिख सकते हैं और h इज इक्वल टू
यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g मीन्स यहाँ पे हाइट और h का जो रिलेशन होगा वो ये रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब आप जितना इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे उतना हाइट अटेंड करेगा। तो इसी का फर्दर इलेबोरेशन है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी को समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी में सपोज दिस इज द अर्थ, ये सेंटर है इसका, ये इसका रेडियस है, और हम एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड द अर्थ। तो इस ऑब्जेक्ट को आउटसाइड द अर्थ प्रोजेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको, क्योंकि आर अब यहां पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ ये ऑब्जेक्ट फील करेगा, तो इसको हमको एक पर्टिकुलर हाइट प्रोवाइड करने के लिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन देने के लिए हमको इस ऑब्जेक्ट को यहां से और यहां तक और यहां तक और कोई भी डिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक W हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन होगा वो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, और एक पर्टिकुलर हाइट प्रोवाइड होगी। तो यहां पे आप, एक तो हमको वर्क डन करना है और एक हम इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे। मींस जो इस ऑब्जेक्ट पे हम वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन इस ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी से ये यहां से लेके यहां तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। अब क्योंकि टॉपिक हमारा एस्केप वेलोसिटी है, तो पहले समझेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, फोकस करेंगे हम मिनिमम पे। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चला जाता है। क्या करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चला जाता है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस अटेंड करता है। तो वो मैक्सिमम नहीं, वो मिनिमम वेलोसिटी। कितनी मिनिमम वेलोसिटी होती है? तो जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है अर्थ के लिए, उसका वैल्यू है 11.2 किलोमीटर। देखिए कितना बड़ी वैल्यू है। एक सेकंड में अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करेगा? वो इनफाइनाइट डिस्टेंस अटेंड कर सकता है, मतलब वो क्रॉस कर जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड को अर्थ के। दिस इज एस्केप वेलोसिटी। तो अभी जैसे हमने देखा कि एस्केप वेलोसिटी में हम वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, तो एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से रिलेटेड है। कैसी वेलोसिटी है ये? एस्केप वेलोसिटी। तो इसका हम फॉर्मूला लेके और ये वैल्यू इसका ड्राइव कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं तो वर्क, ये कितना वर्क कर रहा है। अब वर्क का फॉर्मूला ये क्यों आया, किस फॉर्म में आया, वो मैं बता देती हूं अभी, ठीक है। फोर्स का हमने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियोस में, ये मैं यहां पे लिख रही हूं, ठीक है। फोर्स का पढ़ा है फिजिकल टू दो मासेस का प्रोडक्ट और उनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो यहां पे अर्थ का, चलिए हम रेडियस के टर्म में ही लेते हैं। मैंने कैपिटल आर लिखा है, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं आप। ये अब वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफ एस। एस डिस्टेंस है, इस एफ को चलिए आर लें, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर। आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से आया है, आप खुद करके आप देख लीजिएगा। यहां पे ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू का जो एक्सप्रेशन होगा इन टर्म ऑफ gravitational constant, in the term of radius of the earth, mass of the earth, mass of the object, means gravitational force के term में W का ये expression होगा। Now kinetic energy, तो kinetic energy सेम होगी, मास, ऑब्जेक्ट का मास, और वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जब वर्क डन हम इतना करें कि हमको इतना काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो, तब जाके हमको एस्केप, तब जाके ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी मिलती है। तो इन दैट केस वी कैन इक्वेट बोथ द एक्सप्रेशन, मतलब जब W इज इक्वल टू कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करे, कितना इसको एस्केप वेलोसिटी मिले कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, दैट मिनिमम वेलोसिटी कितनी मिले, तो उसके लिए हमको इस दोनों को इक्वेट करना होगा। तो आफ्टर इक्वेटिंग बोथ द एक्सप्रेशंस वी विल गेट
दिस mv स्क्वायर, यहां पे mm कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्सप्रेशन मिलेगा हमको। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2gm डिवाइडेड बाई कैपिटल R, और इसको हम यहां पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई R। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g के टर्म में हमको ये कैलकुलेट करना है, उससे इजी रहेगा कैलकुलेशन। आप ऐसे भी कर सकते हो कैलकुलेट। तो g के टर्म में हमको अगेन वी नो दैट g क्या होता है, फिर से अगर आप भूल जाते हो तो f क्या होता है। देखो f से हमने w का एक्सप्रेशन निकाला और f से ही हम g का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, अगर याद नहीं रहता है तो। f इज इक्वल टू mg, तो f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो g का एक्सप्रेशन क्या है, ये फॉर्मूला है g का, g कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये तो R स्क्वायर करना है हमको, तो R स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब आप देखो कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू g, तो VE का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट 2GR। R यहां पे अर्थ का रेडियस है, यू कैन पुट वैल्यूज एंड यू कैन कैलकुलेट। आपको 9.8 इंटू R का है अराउंड 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। इतना किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, ये मीटर में होंगी वैल्यूज पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, ये कैलकुलेट करके आएगा, हमने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है, ये कैलकुलेट करके आएगा, यहां पे लिख लेते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है। तो आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद हम ट्राई करें जितने भी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उनको सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ये चैप्टर के नोट्स चाहिए, रिटन में प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।